Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market matters. But do remember that we don't address the company-specific queries. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार हम आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज हम आपके प्रोग्राम भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी आपको इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गई हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Government and World Bank sign a $750 million agreement to support severely impacted MSMEs by COVID-19 crisis. Extending gains for the fourth session in a row, Sensex climbs 466 points, Nifty surges 156 points, and Asian stocks rise to its 4-month peak amid around 5% growth in Chinese blue-chip shares. सरकार और वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देने के लिए $75 करोड़ के करार पर किए हस्ताक्षर। लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए सेंसेक्स 466 अंकों और निफ्टी 156 अंकों के उछाल पर हुए बंद। और चीन में ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में लगभग 5% वृद्धि के बीच एशियाई शेयर बाजार 4 महीने के उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे। सरकार और वर्ल्ड बैंक ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए $75 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के हाथ में वित्त का प्रवाह बढ़ाने में समर्थन देना है। वर्ल्ड बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रेणी के लगभग 15 लाख उद्योगों को त्वरित रूप से तरलता और ऋण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे मौजूदा संकट के बावजूद अपना कार्य करते रहें और उनके द्वारा उपलब्ध लाखों रोजगार सुरक्षित रहें। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आने वाले समय में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधारों की दिशा में उठाए गए शुरुआती कदमों में ये एक अहम कदम है। इस करार पर वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने सरकार की तरफ से और कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने वर्ल्ड बैंक की तरफ से हस्ताक्षर किए। श्री खरे ने कहा कि कोविड-19 महामारी का एमएसएमई क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे आजीविकाओं और रोजगार का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी और बैंकों को लक्षित गारंटी उपलब्ध कराने में सरकार को समर्थन मिलेगा, ताकि इस संकट के दौरान व्यापार करने योग्य एमएसएमई कंपनियों को अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त होता रहे। श्री अहमद ने कहा कि कोविड-19 के बाद भारत की वृद्धि और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सरकार द्वारा आर्थिक प्रणाली में डाली जा रही तरलता त्वरित रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए उपलब्ध हो। क्या कहेंगे आप यामिनी, ये जो एमएसएमई जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए जो ये वित्तीय सहायता देने की बात की जा रही है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए?
जी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट MSMEs को पड़ा है, छोटे व्यापारियों को पड़ा है, जिसके तहत उनकी लिक्विडिटी काफी इफेक्ट हुई है। वर्किंग कैपिटल में उनको लोन्स मिलने मुश्किल हो गए थे, जिसके लिए RBI ने भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफी कदम उठाए और उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। इस फर्दर जो हेल्प दी जा रही है उससे उनकी लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में और इम्प्रूवमेंट आएगी और जो बहुत ज्यादा मुश्किल में थे उनको मदद पहुंचेगी। Dr. Yamini, there's the latest news on Bajaj Auto, which is not exactly an MSME, but 250 workers in their plant in Maharashtra have been affected by COVID-19. So there's a temporary close of that plant. Now, a company like Bajaj Auto would maintain records of its labor force. And if they're affected, then clearly they can claim some concession. But are these MSMEs actually maintaining records of the labor force who are primarily dehadi workers or daily workers? How do they make a claim for this MSME emergency response program? Well, usually the MSMEs are supposed to be registered with the national government websites where they're supposed to define themselves in the form of small, medium or micro enterprises, and then apply for the requisite help which is needed. Even in banks or in other places where the requisite liquidity has been provided, there are special schemes which have been floated for the MSMEs. So when the government brings about a portal for that, on the portal, as and when they are supposed to be giving the information with respect to their financials, they would be provided with support. As far as records are concerned, a lot of small and micro enterprises, because they don't come in the exact regulatory framework where you're required to keep the labor records. A lot of them don't keep it, but they do have some amount of financial statements available with them, which is also supposed to be uploaded on the website of the government. So thereby, some information would be provided through that portal itself. यामिनी, अब हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनफैक्ट कुछ देर से वेट कर रहे हैं। मुंबई से आदित्य है हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं। आदित्य जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि लार्ज कैप्स जो है वो बढ़ क्यों रहे हैं? सर, लार्ज कैप मतलब स्मॉल कैप्स, क्योंकि आज स्मॉल कैप ने 1.30% की ग्रोथ ली है और आउट परफॉर्म किया है तीनों बड़े और इंडस्ट्रीज को, जबकि डर सबसे ज्यादा उन्हीं में है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा रिस्क प्रोन है टू बैंकरप्ट एंड ऑल आफ्टर दिस कोविड। सो क्यों ये लोग स्मॉल कैप्स जो हैं वो इतना ज्यादा लोग उनमें पैसा डाल रहे हैं, और इतनी इकोनॉमिक कंडीशंस जो बताते हैं कि रिसेशन होगा, ये है वो है, तो मार्केट्स को नजरअंदाज करके सिर्फ बढ़ क्यों रहे हैं? इनफैक्ट यामिनी जी, इससे पहले कि ये जवाब दें, मैं बता दूं कि आज इतना भी आउट परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट सभी सूचकांकों का लगभग एक जैसा ही प्रदर्शन रहा है, large cap and small cap and mid cap. But she's right, because small caps went up by 1.3%. She's right factually on that point. Yes, Dr. Yamini, please respond. So when we look at the markets have gained today. So there have been some positive news while we are talking about whether there has been debate about the vaccine, which is likely to come in forth, as well as whether many of the banks have declared, especially HDFC declared that their loan portfolios increased during the COVID time, as well as trade surpluses indicate a positive side to the macroeconomic fundamentals that are there, despite the fact that there has been a contraction in the imports, and the contraction in the exports has also been there. The overall positivity in terms of the fact that there is likely to be a vaccine which is wanting to be rolled out in some time, whether the time limit is not defined, and there is a debate about that, but that gives a positive sentiment to the economy. So if you look at the particular sectors that have gone today and have moved higher, have left out the FMCG sector, the healthcare sector, and the pharma sector, but all the other sectors have moved. And similarly, the small caps have also, in the trail of the market, have performed better. और अगले कॉलर हैं सतीश, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। सतीश जी, आपका प्रोग्राम है, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी सर जी। हाँ,
मेरा जी सवाल दो है। एक तो सवाल ये है कि मैडम से मैं जानना चाहूंगा, मैडम जैसे सेंटर जो ये स्टेट्स को फंड अवेलेबल कराती है, जैसे दिल्ली को 40,000 करोड़ एक बार इनको दे दिया, अगर बीच में इनको जरूरत पड़ती है तो फिर ये लोन लेते हैं या क्या करते हैं? यही सेम सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, जैसे उनको एक बार 30 लाख करोड़ रुपया मिल गया तो बाद में उनको जरूरत पड़ती है पैसे की, क्या वो भी लोन अप्लाई करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि मैडम इस बार मार्केट में आम बहुत कम रेट पे अवेलेबल है, क्या इसकी फसल ज्यादा हुई है या इस बार बीमारी के कारण इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाए विदेशों में, इस वजह से कम रेट पे अवेलेबल है? आम 25-30 रुपए भी है किलो। प्लीज मैडम ये बताइएगा, धन्यवाद। ये आपका पहला सवाल कि सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशनशिप है, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आता है जिसके अंदर टैक्स शेयरिंग होती है। जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी में शेयर होता है स्टेट का, जो ट्रांसफर किया जाता है। आईजीएसटी से भी जो पैसा आता है उसमें एक प्रोपोर्शन ट्रांसफर किया जाता है स्टेट्स को। अभी जीएसटी की जो कलेक्शन हुई थी, कुछ प्रोपोर्शन जो है स्टेट्स को ट्रांसफर किया गया था एज पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में से जो कलेक्शंस होती हैं उसमें से भी ट्रांसफर किए जाते हैं। वो जो फाइनेंस कमीशन होती है वो डिफाइन करती है कि हर स्टेट का क्या एक पर्टिकुलर शेयर होगा जो उसे ट्रांसफर होगा। स्टेट कैन आल्सो रेज देयर ओन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट्स, जो वो कर सकती हैं, और अपने डेफिसिट्स को जो है एक्सपेंडिचर्स को जो है पे ऑफ करने के लिए वो बोरोइंग्स भी कर सकती हैं इंटरनली फ्रॉम द मार्केट और द डोमेस्टिक मार्केट। और आइए अब चलते हैं मुंबई, जहां से मुजाहिद खान जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, आप दोनों बहन बहुत बहुत आपका भी स्वागत। अरविंद जी मेरे सामने पहली बार आए हैं और मेरे दो सवाल हैं आज, प्लीज दो सवाल का जवाब दे दीजिए। पहला सवाल तो मेरा यह है कि जैसे कि अभी मैं अपना पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में पूछना चाहूंगा जी। जब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक माशाल्लाह नीचे स्तर से काफी ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी लंबे समय तक और आगे जाने के लिए हमें अच्छा ही मिलेगा या कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ और कुछ गड़बड़ हो जाएगी? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि अभी कोरोना को देखते हुए प्रवासी मजदूर जो अपने गांव चले गए थे, इनके लौटने की संभावना अगर वहां से लोगों को अपने राज्य में काम मिलता रहा तो वापस कैसे आएंगे? बड़े शहरों में काम धंधा कौन संभालेगा? जी, आपका पहला सवाल कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसमें रिकैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल हुई है और उनके लोन पोर्टफोलियोज इम्प्रूव किए हैं, जिसके तहत जो मर्जर्स हुए हैं उसके तहत बैलेंस शीट्स इम्प्रूव की गई हैं। अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आती है तो पीएसयू सेक्टर के अंदर आप जो है स्टॉक मार्केट में भी बढ़त देखेंगे। जहां तक ये कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग तब टेक प्लेस करती है जब भी पॉजिटिव न्यूज आपको दिखेगी और उसका वजह से इंक्रीज होगा, इमीडिएटली उसको टैप करने के लिए काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये वॉलेटिलिटी अभी कंटिन्यूड रहेगी मार्केट्स के अंदर, जहां पर कुछ पॉजिटिव न्यूज में अगर उछाल आता है प्राइसेस में, उसको लोग बुक करना चाहेंगे। आपका दूसरा सवाल था माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो पोजीशन आपकी अर्बन सेक्टर में है वो पोजीशन कंटिन्यूड रहेगी, लेकिन रूरल सेक्टर अभी उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता कि वो सारे माइग्रेंट वर्कर्स को कंटेन कर सके। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो लॉकडाउन या अनलॉक जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव करती जाएगी और माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपनी जगह पर आएंगे। Well, let's take our second story now on merger. Government today dismissed the media report that it is considering a proposal to merge the Central Board of Direct Taxes, CBDT, and the Central Board of Indirect Taxes and Customs. The Finance Ministry has termed the news item as factually incorrect, clarifying that the government has no proposal to merge the two boards. और मुंबई से रत्नाकर हैं हमारे अगले कॉलर। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि आने वाले समय में कि एफएमसीजी सेक्टर कैसा रहेगा, और दूसरा सवाल है कि पी रेशो क्या होता है? पी रेशो को ध्यान में रखकर हम शेयर्स का कैसा सिलेक्शन कर सकते? जी, आपका पहला सवाल एफएमसीजी सेक्टर को लेके है। एफएमसीजी सेक्टर में सेल्स कोविड के टाइम पे भी और आगे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो लॉकडाउन नहीं हुआ है और आगे जो कंजम्पशन है वो भी जो है कंटिन्यूड रहेगी।
आपका दूसरा सवाल है पीई रेशियो को लेकर, जो है पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है कि अर्निंग्स के मुकाबले प्राइस कितनी ज्यादा है, कितने प्रोपोर्शन में है, और जितनी ज्यादा पी रेशियो होती है वो प्राइस अच्छी मानी जाती है कि उसके अंदर कंपनी के जो वैल्यू है उसे कंसिडर किया जाता है कि वो काफी हाई है। हायर पीईस पे आप देखेंगे कि लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, लो पीईस पे कम ट्रेड होती है। पर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के लिए लोग 2 पीईस पे इन्वेस्ट करके वेट करते हैं कि वो हाई पीई पे पहुंचे। और हमारे अगले कॉलर है रामजी गर्ग। रामजी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, एक एसबीएन कंपनी चल रही थी पैसा जमा उमा करने का, बीमा करने का सर जी। जी हेलो जी। तो उसमें हमारा पैसा फंस गया है सर जी, बहुत सारा फंस गया है। तो कब कैसे मिलेगा, उसमें क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, बस वही जानकारी चाहिए सर जी। कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हमारे श्रोता फंसे हुए हैं तो कैसे क्या निवारण के रास्ते हैं? इन्होंने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया था? कंपनी हमने एक्चुअली क्लियरली नाम नहीं सुना, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करते भी नहीं है यामिनी जी, तो अगर आप जनरली बताएं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी सिक्योरिटी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या लोन्स देते हैं, तो आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल्स में। अगर आप कोर्ट भी जा सकते हैं अगर वो आपका पैसा वापस नहीं कर रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को भी वो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू की है तो एनसीएलटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेकिंग बैक योर मनी। कोलकाता से मुश्ताक अली है हमारे अगले कॉलर। मुश्ताक जी, आपका सवाल पूछिए। या गुड इवनिंग टू ऑल। मैम एक बात बताइए, वो पावर सेक्टर अभी कैसा है फ्यूचर में? और दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि मंडे को भी रिले आप करें, 12-20 में आप रात में करते ना, लेकिन मंडे नहीं होता है, उसको भी आप प्लीज रिले करें, बंद ना करें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जी यामिनी जी, पावर सेक्टर का पावर सेक्टर की पोजीशन इम्प्रूव करनी चाहिए। नेशनल ग्रिड लाए जाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशंस में बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेजेस के तहत और सुविधा 24 आवर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के तहत एक अच्छा पर्सपेक्टिव नजर आता है ओवरऑल पावर सेक्टर का। और जहां तक दोबारा प्रोग्राम रिले करने की बात है, वो हम अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उन तक उनकी रिक्वेस्ट जरूर पहुंचा देंगे। और अब शेयर बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 466 अंक के उछाल में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने और वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच इंडेक्स में शामिल प्रमुख कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक में तेजी के बल पर सेंसेक्स में ये उछाल आया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स दिन में एक समय 36,662 के आज के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कुल 1.29% की बढ़त से 466 अंक ऊपर 36,487 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.47% की तेजी से 156 अंक बढ़कर 10,764 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। मिड कैप सूचकांक 1.27% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई। Extending its gains to the fourth straight session, equity benchmark Sensex today surged 466 points, driven by gains in index heavyweights, Reliance Industries and HDFC Bank, amid easing India-China border tension and bullish trend in global markets. After touching a high of 36,662 during the day, the 30-share index settled 466 points, 1.29% higher at 36,487, while the NSE Nifty soared 156 points, 1.47% to 10,764. Broad indices at the BSE also appreciated. Mid-cap jumped 1.27% up and the small cap surged 1.3%. Mahindra & Mahindra was the top gainer in the Sensex pack, advancing over 7%, followed by Bajaj Finance, Reliance Industries, Maruti, TCS, HDFC Bank and Tata Steel. On the other hand, Bajaj Auto, HDFC, Bharti Airtel and Hindustan Unilever were among the laggards. According to traders, besides stock-specific action, domestic indices rallied on positive sentiment led by signs of easing border tension between India and China. Traders said further massive buying momentum in global equities on hopes of a COVID-19 vaccine and improving global macroeconomic conditions too boosted investor sentiment. हमारे साथ सुरेश है हमारे अगले कॉलर, नोएडा से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका सवाल पूछिए।
हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी इतने साल हो गए जीएसटी शुरू हुए जी, लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? जी, इसमें पेट्रोल और डीजल की जो रेवेन्यूज हैं वो काफी एक्सटेंट पे स्टेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और स्टेट्स के काफी एक्सटेंट तक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो स्टेट्स ने कंसेंसस नहीं लाया कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला करके फिर शेयरिंग करें रेवेन्यूज की, इसलिए पेट्रोल और डीजल और कुछ और कैटेगरीज को जीएसटी के दायरे से अभी बाहर रखा गया है क्योंकि स्टेट्स का कंसेंसस नहीं पाया गया उस पर। और अगले कॉलर है रवि जैन मुंबई से। रवि जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो हम चाइना को बैन कर रहे हैं इट्स अ गुड थिंग, लेकिन यदि हम बैन करेंगे तो जो वहाँ से रॉ मटेरियल हमारे को सस्ते में चीप प्राइस पे मिल रहा है, कम्पिटिटिव प्राइस पे मिल रहा है, जो कैपिटल गुड्स कम्पिटिटिव प्राइस पे मिल रहा है, उसका जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड में अगर रामनी जी कुछ हाईलाइट कर सकें। जी, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन एप्स को किया गया है और प्रोडक्ट्स के बारे में अभी स्पेसिफिकेशंस नहीं जारी हुई हैं। जहां तक रॉ मटेरियल्स चीप लाने की बात है, वहां पे अगर आपने सुना हो तो प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ही क्रिएट किया जाए ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके और हमें चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर निर्भर ना करना पड़े। कॉम्पिटिटिवनेस होती है पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन हो ताकि आपका जीडीपी और ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा रहे। अगले कॉलर लेने से पहले कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार, एशियाई बाजार आज 4 महीने के उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे। निवेशकों को भरोसा था कि चीन में गतिविधि फिर बढ़ने से वैश्विक आर्थिक वृद्धि भी आगे बढ़ेगी। कोरोना वायरस के मामलों में बाहरी बढ़त से अमेरिका के कई क्षेत्रों में लॉकडाउन खुलने में विलंब के बावजूद एशियाई बाजारों में तीव्र वृद्धि का रुख था। चीन की ब्लू चिप कंपनियों के शेयर पिछले सप्ताह के 7% उछाल के बाद आज लगभग 5% की वृद्धि दर्ज करते हुए 5 वर्षों के अपने उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 5.7% का उछाल आया। हांगकांग के हैंगसेंग में 3.8% की तेजी दर्ज हुई और जापान का निकेई भी 1.8% की वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहा। गौरतलब है कि जापान की घरेलू अर्थव्यवस्था में नरमी के चलते जापान के निकेई का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से खराब रहा है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.7% बढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.4% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी 2.1% के उछाल पर था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 1.9% की बढ़त चल रही थी। Dr. Yamini, what has led to the rise in Asian market stock market indices? Well, if you look at the overall global environment, there has been a positive outlook towards the overall global environment. There has been unlocking that has been going on in many of the markets, as well as the confirmation of the fact that the economies will go back to their economic activities which are there, has led to an overall confirmatory end. Besides the tension which was going on between US and China as well as India and China does not seem to be escalating. It's not subsided, but it is not escalating to the extent that was seen in the previous months which were there or previous weeks as we may see. So there is a certain amount of a stability which has come on the particular tension. So that has led to an overall growth. Also, many of the FIIs have started reinvesting back in the Asian markets in the hope that they may be able to book better gains as and when the economies pick up and recover. और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे रत्नाकर जी को जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका सवाल पूछिए। हेलो मैम। हेलो। यस मैम, लास्ट टाइम आई हैड आस्क्ड अबाउट द GST tax on doctor in clinic 1, doctor prescribing in hospital and total on the hospital and a pharmacy or drug store. What are the kind of GST tax they have to pay? Well, I have not been able to check that, and I can possibly check and let you know. I think one of my co-anchors did answer that it is about 18% which is being charged on the services usually.
but I can still check and let you know that. Well, let's move on to our next story before we take our other caller. The rupee today paired initial gains and settled 2 paise down at 74 rupees and 68 paise against the US dollar, even as the domestic equity market traded in positive territory. Foreign exchange traders said positive equities, foreign fund inflows and weak US currency supported the local unit. However, rising COVID-19 cases weighed on investor sentiment. यामिनी, हालांकि आज लगभग फ्लैट रहा है रुपया, लेकिन 75 से नीचे आ गया है। हालिया दिनों में हमने खासी तेजी देखी है। क्या लगता है आपको, रुपए में क्या आगे आप स्टेबिलिटी देखती हैं? जी, ट्रेड सरप्लसेस हैं जो एक इंडिकेशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से रुपए की कीमत बढ़ सकती है, अप्रिशिएट कर सकती है। ओवरऑल ऑयल की डिमांड भी कम है अभी एट द मोमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटफ्लो नहीं है। तो FIIs का रिसेंट इनफ्लो भी हुआ है इकोनॉमी के अंदर, अगर आप देखें तो जिसके तहत अप्रिसिएशन नजर आई है। स्टेबल रहेगा ज्यादातर रुपए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तब तक स्टेबल रहेगा और अप्रिशिएट करेगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या कोई सडन न्यूज आती है तो हम जरूर देख सकते हैं गिरावट। रेवा से रामजी गर्ग हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रामजी गर्ग, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है मैडम जी हमारा कि ये जो बीमा कंपनी थी एक HBN नाम से, तो उसमें हमारा पैसा फंस गया है, तो उसके साथ क्या कार्यवाही की जा रही है, नहीं की जा रही है, कब पैसा मिलेगा उसमें हमारा? आप जो बीमा कंपनी की बात कर रहे हैं, बीमा कंपनी ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के अंडर आती हैं। अगर वो आपका पैसा नहीं लौटा रही हैं या किसी वजह से टाल रही हैं तो आप IRDA में कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके तहत वो एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट। और पॉलिसी की कॉपी भी दीजिएगा IRDA को एज पार्ट ऑफ द कंप्लेंट। सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने जितना पैसा दिया है और जब आपका ड्यू बैठ रहा था जो उन्होंने आपको नहीं दिया। Let's have a look at the oil market now. WTI crude prices today retreated, weighed down by an increase in US crude inventories and worries about a potential second wave of the coronavirus pandemic. However, Brent appreciated marginally. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $43.20 per barrel, while WTI crude prices were at $40.60 per barrel. Dr. Yamini, your brief take on the oil market. Crude prices are going up. Is this a sign of global recovery in terms of consumption and the purchase of spot oil? It is seen as one of the signals where the global recovery is there and people are slowly and gradually coming over the fear of COVID-19 and moving towards their economic activities. We are seeing a lot of increase in freight traffic as well. Is that happening internationally? Because domestically, the e-way bill collection has gone up, but do you see that on the international front also? Yes, I do see that slowly and gradually the economies would open, and though the freight is there, as well as the other international travels would slowly and gradually open up. और अब चलते हैं सोने की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 42 रुपए सस्ता होकर 48,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी दिवस सोना 49,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी का मूल्य पिछले समापन स्तर 50,277 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 1,217 रुपए कम होकर 49,060 रुपए प्रति किलो पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,776 प्रति आउंस पर और चांदी $18.10 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली क्या कहेंगी आप, सिचुएशन जैसे जैसे इम्प्रूव होगी हम सोने में क्या नरमी देख सकते हैं? हाँ जी, सोना एक सेफ हेवन की तरह अभी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स इम्प्रूव करेंगी और इकोनॉमी रिकवर करेगी, हम देखेंगे कि लोग सोने से हट करके इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो उधर से थोड़ी नरमी नजर आ सकती है। तब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आई हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Government and World Bank sign a $750 million agreement to support severely impacted MSMEs by COVID-19 crisis. Extending gains for the fourth session in a row, Sensex climbs 466 points, Nifty surges 156 points, and Asian stocks rise to its 4-month peak amid around 5% growth in Chinese blue-chip shares. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra.